हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MGPE 007 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो बेसिकली गांधी के पश्चात भारत में हुए अहिंसक आंदोलन या विश्व स्तर पर, जैसे आपको पोलैंड के बारे में पढ़ना है, आपको अमेरिका के बारे में पढ़ना है, वहाँ पर जो कुछ आंदोलन हुए हैं तो उन सभी आंदोलन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है और भारत के अंदर अगर नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात होती है, असहयोग आंदोलन की बात होती है या अहिंसक आंदोलन की बात होती है तो उसके अंदर गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है। इसीलिए यहाँ पर हम भारत के अंदर या भारत के बाहर वैश्विक स्तर पर जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है। साइलेंट वैली मूवमेंट बेसिकली ये जो PDF है जिसमें हमने क्वेश्चन बाय लैंग्वेज लिखे हैं, इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इस PDF के साथ में आपको 4 PDF और मिलेगी जिसमें आपको पहला चिपको आंदोलन अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है हमने, तो उसके बारे में है। इसके बाद में उत्तराखंड में हुए तहरी बांध आंदोलन जो है इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको भी, और केरल में हुए जो शांत घाटी आंदोलन या फिर साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि पहला क्वेश्चन ही है। इस PDF क्वेश्चन वाले PDF के साथ में आपको ये 4 PDF और मिलने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि इन चारों में से एक क्वेश्चन आना तो 100% सही है और किस्मत अच्छी रही तो आपके 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन जो है वो हम आपकी बुक के साथ में, जैसे और भी क्वेश्चन इसमें होंगे इन क्वेश्चन के अलावा, जिसके अंदर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसको समझने का प्रयास करेंगे और वहाँ से आप सभी अपने नोट्स को बनाना चाहें तो बना सकते हैं या फिर हम जिस हिसाब से अंडरलाइन करेंगे आप अपनी बुक्स में भी अंडरलाइन करके अपने आंसर्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो साइलेंट वैली मूवमेंट। तो क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए हैं ये आप सभी के लिए 10 मार्क्स के हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेकेंड ईयर में आपका ओनली 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे के पेपर में आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो क्योंकि लिमिटेड शीट आती है। इग्नू की आप सेकेंड ईयर में, ये तो फर्स्ट ईयर में देख ही चुके होंगे कि एक शीट मिलेगी, उसी को ही आपको भरना है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी आपको शीट्स नहीं दी जाएगी जैसा कि स्कूल में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या और जगह आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक अगर 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो आप तो मैक्सिमम 3 पेज लिख सकते हो। साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि आंसर को इस तरीके से लिखना है जो समझ में आ जाए। तो साइलेंट वैली मूवमेंट बेसिकली किस स्टेट से संबंधित है? केरल से। और ये जो शांत घाटी है साइलेंट वैली जो है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 89 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्यों फेमस है ये? जैव विविधता। जैव विविधता किसे बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर घनी आबादी जीवों की हो और वहाँ पर उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी जैसे जंगलों में हमें देखते हैं कि एक स्थान पे अलग अलग तरह के पशु रहते हैं, तो वो जैव विविधता कहलाती है। उनमें जो जेनेटिक डिफरेंस होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और ये आंदोलन ध्यान रखना है 1980 में यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कुंती पुंज नदी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है नाम। कुंती पुंज नदी पर क्या हुआ? एक परियोजना, ये परियोजना का मतलब एक योजना शुरू हुई। आप सभी को पता है आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अगर हम कोई भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या फिर हमको कहीं आना जाना होता है, आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो बिजली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि भाई उस समय केरल के अंदर जो है 200 मेगावाट तक बिजली निर्माण के लिए जो है कुंती पुंज नदी पर क्या किया? बांध बनाने का एक प्रस्ताव आया। और केरल सरकार जो है इस परियोजना को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी इच्छुक थी, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही थी वहाँ पर भी बिजली आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन इस परियोजना का विरोध हुआ और इस परियोजना का विरोध ना केवल वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया बल्कि कई वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों ने, कई कार्यकर्ताओं ने, कई क्षेत्रीय लोगों ने, हर तरह के लोगों ने, चारों तरह के लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। तो अगला ये भी कह सकते हो, इन लोगों का मानना था कि इस क्षेत्र में कई विशेष फूल, पौधे और कई ऐसी जीवों की प्रजातियां हैं जिनको बांध बनाने के बाद में लुप्त होने का खतरा उन पर मंडराएगा। और इसके अलावा पश्चिमी घाट की कई सदियों से पुराने जो संतुलन पारिस्थितिक तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा।
पारिस्थितिक तंत्र बेसिकली एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा, जैसे एक मेंढक है, इस मेंढक या एक चूहा है, इसको सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, मोर को क्या है उससे बड़े जीव खाएंगे, और ये एक तरीके से एक साइकिल पूरी की पूरी साइकिल चलती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये पारिस्थितिक को भारी हानि पहुंचेगा। लेकिन राज्य सरकार जो है इस परियोजना को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मतलब किसी भी परिस्थिति में इसको क्या करना चाहती थी, ये पूरा करना चाहती थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस विवाद के मध्य राज्य सरकार को इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा, यानी इंदिरा गांधी ने इसमें अपना इंटरफेरेंस किया और कहा कि भैया ये परियोजना में स्थगित करना पड़ेगा। और ये जो साइलेंट वैली या शांत घाटी आंदोलन था, इसको संतुलन बनाए रखने में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। सबसे पहली बात तो साइलेंट वैली यहाँ पर क्या क्या किया गया इसके बाद में, इस आंदोलन के बाद में, तो इस पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाए गए। सबसे पहले साइलेंट वैली क्या है, इस उद्यान को उत्तरी केरल में जो है पालक्काड जिले में मन्नारकाड की 40 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये 90 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, ये 89-90 लगभग आप ये देख सकते हो। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पालक्काड जिले के उत्तरी भाग में अवस्थित है, यानी ये नीलगिरी पठार के विस्तृत क्षेत्र में है, और दक्षिण में जो है मन्नारकाड तक ऊंचे मैदानों तक फैला हुआ है। इसके इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश एक वनस्पति के एक अधिकारी थे, शास्त्री थे, जिनका नाम था रॉबर्ट वाइट। उन्होंने इस क्षेत्र की खोज करी थी, कब करी थी, 1847 में की थी। और स्थानीय लोगों के लिए ये क्या है, ये बेसिकली स्थानीय लोग यहाँ पर काफी लंबा उनका इतिहास रहा था। इसे बोलते हैं सौर न द्रविड़मन, ये नाम है, और सौर धर्मेंद्र द्रौपदी का नाम है बेसिकली। और यहाँ पर कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आकर रहे थे। अज्ञातवास क्या था, आप सभी को पता है, पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब है अपनी पहचान छुपा कर रहना। अगर आपको उस बीच में कोई पहचान लेता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 13 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। तो इस जगह पर पांडव यहाँ पर आकर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। और ये एक इसका थोड़ा सा एंशियंटली भी महत्व है इसका, और स्थानीय लोग जो थे वहाँ के, वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। मुख्य आकर्षक की केंद्र क्या है यहाँ पर, तो आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर, भाई यहाँ पर बहुत सारे आकर्षक केंद्र है। जैसे फॉर एग्जांपल 70 के दशक में यहाँ पर जो है बिजली बनाने की योजना लाई गई, जिसका विरोध हुआ। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है, और यहाँ पर जीवों की कई अनेक प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और उनका जो है उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अभी वर्तमान समय में तो वहाँ पर आते हैं लोग बाग, एक तरीके से टूरिज्म प्लेस की तरह है। लेकिन ये सारा का सारा नष्ट हो जाता। जैव विविधता की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अब एक तरीके से बना दिया गया ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, और यहाँ पर कुछ खास किस्म के जो जीवों का जो है प्रादुर्भाव लगातार हो भी रहा है। जीव जंतुओं में ध्यान रखना, इसमें 1000 से भी अधिक पशु की ऐसी प्रजातियां हैं, है ना। 110 से भी किस्म के जो है आर्कर्ड है। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्तनधारी जीव हैं, 34 स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर पे बाल होते हैं। इसके अलावा तितलियों की 200 से अधिक प्रजातियां हैं, और साथ ही साथ में 400 से अधिक क्या है, शल्भ, और 128 किस्म की जो है यहाँ पर क्या है, मृग है। मृग का मतलब होता है यहाँ पर मृग पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल नहीं है। जल की उपलब्धता की बात करें तो यहाँ पर ये जो नदी है ना, भी हमने बात करी थी कुंती नदी, तो ये नीलगिरी पर्वत के लगभग 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखें तो रंग बिरंगे या फिर एकदम नेचुरलिटी में ऐसा प्रकृति का मौसम दृश्य है यहाँ पर। कई बार हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा घना आबादी होने की वजह से वहाँ पर बरसात जो है वो कभी भी हो जाती है। वायुमंडल वहाँ पर बहुत ज़्यादा शीतलता बना रहता है। तो ये साइलेंट वैली का एक कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद रखना है। ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी, बाकी आगे हम बुक के अंदर भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान आंदोलन या भूग्राम आंदोलन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे भी। इसके बाद में बड़े बांध निर्माण के विरुद्ध में अहिंसक संघर्ष के क्या उद्देश्य है, तो अब यहाँ पर बांध निर्माण से क्या क्या अहिंसक संघर्ष हुए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात करेंगे बांध बनाया क्यों जाता है। तो बांध ऐसे इलाकों में बनाया जाता है जहाँ पर नदी बहुत ज्यादा बहती है। तो उन नदी के जल, आप सभी को पता है नदी का जल जो है हमारा कहाँ जाता है, नदी का जल हमारा जाता है समुद्र में, और वहां पर जाकर वो खारा या लवणीय हो जाता है। तो सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इन नदियों पे अगर डैम बना दे तो ऐसे शुष्क इलाके जहाँ पर नदियों की पहुंच नहीं है वहां पर हम सिंचाई के लिए नहरों के थ्रू व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जल की प्रॉब्लम है, संकट है, वहां पर हम जल को पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात,
इस जल को लवणीय होने से बचा सकते हैं। भविष्य में जल संकट होगा, आप सब जानते हो, तो उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका दूसरा रूप ये है कि जहां पर भी नदियां बहती हैं उसके आसपास जलोढ़ मृदाएं होती है। जलोढ़ मृदाएं सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदाओं में से एक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक है। तो जब बांध परियोजना लाई जाती है तो उसके लिए आप सभी को पता है कि मनुष्य सदियों से ऐसे क्षेत्रों के किनारे ही बसा है जहां पर नदी थी, जहां पर जल की उपलब्धता है। तो नदी घाटी के किनारे कहीं पर भी जाएंगे वहां पर गांव बसे हुए हैं। लेकिन ये नदी परियोजना इतनी बड़ी बड़ी होती है कि कई इलाकों को वहां पर से खाली करवाना पड़ता है। कई लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस नदी पर, जैसे कई लोग ने अपनी नाव बना रखी थी, उन लोगों को इधर से दूसरी जगहों पर क्या करते हैं, इधर से दूसरी जगहों पर क्या करते हैं, एक पार से दूसरी पार ले जाने का कार्य करते हैं। आप सभी को याद रखना है, इस पार से लेकर दूसरे पार तक ले जाने का क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। तो वो उनका काम छिन जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर मछुआरे होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। बहुत से लोग जो है इनसे ही उनकी जमीनों पर सिंचाई के लिए होता है। तो ये नदी भी कई प्रस्तावों में या कई रूपों में उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को जब बांध बनाया जाता है तो इन अपने स्थानों को छोड़कर नए स्थानों पर जाकर बसना पड़ता है। लोगों को जब नए स्थानों पर वहां पर बसाया जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके लिए रोजगार के साधन दोबारा वो रहेंगे कि नहीं। जिन जमीनों पर उनको बसाया जाएगा, जो जमीन दी जाएगी पहले उपजाऊ थी, अब उपजाऊ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वजह से बहुत से लोग इस बात से संकट में होते हैं। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उस चीज को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका कहना होता है कि हमारी जो वो इलाके हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ये आप ये कह सकते हो। तो भारत के अंदर भी बांध निर्माण को लेकर ब्रिटिश शासन काल से ही, यहाँ पर देखो ये जो शाह है, ये जो षटकोण वाला शाह है, ये वाला सब्जी वाला शाह है। जैसे यहाँ पर भी देश ने बांध के निर्माण में भाई कई कई ज्यादा हमने प्रॉब्लम देखी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत ब्रिटिश शासन काल से ही हमने बांध निर्माण के कार्य में और उसका आंदोलन में कई बार देखने को मिला है। लेकिन बांध निर्माण का अब भाई रीजन क्या है, उसका आंदोलन क्या है, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो भूमि का विनाश हो जाता है। बहुत सारी उपजाऊ भूमि ऐसी होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि ऐसी होती है, हम ऐसा भी देखते हैं जहाँ पर बांध बनाने से उपजाऊ भूमि अब क्या हो जाती है, क्योंकि बांध बहुत बड़े, कभी आप किसी एक बांध पे घूमने जाओगे तो आप ये देखोगे कि बांध बहुत बड़े इलाके में बनाया जाता है जिसके अंदर कई 100 किलोमीटर भी आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे बनाया जाता है। बांध में बहुउद्देशीय परियोजना होती है कि जल को हमको स्टोर भी करना है, ऐसे इलाकों तक जल भी पहुंचाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है और बहुत से लोगों को वहां से जाना भी पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल कई लोग देखते हैं कि भाई बांध निर्माण से जो है जलाशयों का निर्माण होगा, उससे लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उससे बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो उनके नष्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जंगल है, आपने देखा होगा कि नदी घाटी जब बहती है तो उसके पास आसपास जो है पेड़ पौधे बहुत अच्छे घने उग जाते हैं, जो वहां पर पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, वो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी खत्म होने लगता है। इसके अलावा कल को भूकंप आया, बांध बना दी, जैसे आपने एक मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी, बांध टूटने से पूरे के पूरे सभ्यता ही नष्ट हो सकती है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि कल को अगर बांध बने तो वहां पर हम ये देख सकते हैं कि भूकंप आया तो लोगों के स्थानीय आवास जो है आस पड़ोस के ऐसे गाँव के, वो भी खत्म हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हम इसके अंदर इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इसमें ये पूछा गया है कि भाई भारत में हुए जो अहिंसक आंदोलन है उसमें गांधीवादी जो महत्व है उसको बताइए। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो भारत के अंदर नए कृषक आंदोलन कौन कौन से हैं, तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में कई सारे नए कृषक आंदोलन है भारत में। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर BKU के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। BKU का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, भारतीय किसान यूनियन। इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के बारे में, भारतीय किसान यूनियन, जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन, ये 98 पेज पे, 98 पेज पे। तो भारत में कई सारे नए किसान आंदोलन हुए, इन सभी किसान आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। देखो इसे लिखा हुआ है नए आंदोलन लिखाया जाए या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसान आंदोलन न हो जाए। तो भारत के अंदर ज्यादातर जितने भी आंदोलन हुए, इन सभी आंदोलन में मार्क्सवादी और समाजवादियों की मुख्य भूमिका है।
जैसे तेलंगाना में भी भारत में आंदोलन है, देखो पेपर में क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बन रहा है या भारत में नए कृषक आंदोलन हो रहे हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बन रहा है तो क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखना होगा। जैसे इसमें तेलंगाना कृषक आंदोलन है, तेभागा कृषक आंदोलन है, ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है नोट्स के साथ में। नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा कुछ और भी आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात इनके आस पड़ोस के इलाकों में हुए हैं। तो नए कृषक आंदोलन ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ पर बेसिकली नए कृषक आंदोलन कब हुए? 1970 से 80 के दशक में हुए, इनको देखा गया है। और ये बेसिकली हरित क्रांति के क्षेत्रों में किसानों ने जो है आंदोलन किए हैं, क्योंकि किसानों का मानना था, बहुत सारे आंदोलन इसलिए भी हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दी जा रही। जैसे फॉर एग्जांपल विद्युत को लेकर हुए हैं कई आंदोलन। जैसे आपने देखा होगा BKU, भारतीय किसान यूनियन ने कई आंदोलन इसलिए किए ताकि जो उनके बिल है सरकार के द्वारा वो माफ कर दिए जाए। दूसरी बात, सरकार के द्वारा उनके लिए सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। सरकार के द्वारा जो उनके लिए MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये निर्धारण किया जाए। सरकार के द्वारा जो है काला बाजारी है उसको रोका जाए। सरकार के द्वारा जो ऐसे इलाके जैसे विदर्भ जैसे महाराष्ट्र के इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोगों की फसल खराब हो जाती है, जिससे वो कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज चुका नहीं पाते। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अंदर ऐसे कई क्षेत्रीय इलाके हैं जिसमें पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर कई आंदोलन हमें देखने को मिले हैं। जैसे सन 1974 में जो है बहुत सारे जमींदारों ने क्या किया, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना करी। और इसके बाद में इसने क्या किया, बेसिकली जो बिजली का टैक्स था ये सरकार से माफ़ी चाहते थे क्योंकि फसल ज़्यादा अच्छी हुई नहीं, तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे ताकि ये अपने कर को, यानी जो भी उनको बिजली का बिल चुकाना है वो चुका सके, इसीलिए। इसके अलावा बढ़ती हुई पानी की कीमतों पर वाणिज्य, और इसके अलावा जो है डिजिटल मोर्चा, कई सारे ऐसे आंदोलन हमने देखने को मिले हैं यहाँ पर। जैसे आज के ज़माने में भी नए आंदोलन आप लोगों को देखने को मिले, जैसे कई होता है, जैसे कृषि कर हो गया, विद्युत कर हो गया, है ना। इसके अलावा दूध की कीमतों पर कई सारे आंदोलन हुए, तो किसानों के द्वारा कई सारे आंदोलन हुए। आप इनमें से पॉइंट्स कुछ निकाल लेंगे और इसको लिख लेंगे, आप सभी को याद रखना है। तो भारत में नए जो प्रमुख आंदोलन है इन सब की बेसिकली इनमें नाम अगर आप देखोगे कब कब हुए हैं, तो इसमें जैसे सड़क अवरोध आंदोलन हुए हैं, जैसे जो टैक्स जो देते हैं उसके लिए। इसके अलावा जेल भरो आंदोलन हुआ है। इसके अलावा और इसके अंदर जैसे जंतर मंतर पे धरना दिया गया था, मेरठ का आंदोलन है ना। विद्युत जो है शुल्क पर आंदोलन है, ये वाला शाह सलगम वाला आएगा यहाँ पर, विद्युत शुल्क, इस पे हुए कई आंदोलन है। तो आप इसमें कई आंदोलन इससे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में हुए रंग भेद के खिलाफ नीति के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो भारत में पर्यावरण आंदोलन में गांधीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। गांधी जी का पर्यावरण आंदोलन को लेकर क्या महत्वपूर्ण विचार था, इसमें आपको ये बताना है। तो भारत के अंदर गांधी जी का कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। गांधी जी का कहना था कि भाई भारत जो है, भारत क्या विश्व में जो पर्यावरण है वो मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से जुड़कर मनुष्य जो है उसने विकास करना शुरू किया है। प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर ही उसका जीवन पूरी तरीके से चलता है। वो जीते जी और जीवन के मरण के उपरांत भी वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति ही हमें सरवाइव करने के लिए ऐसा उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। प्रकृति ही हमें क्या करती है, प्रकृति ही हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है जिससे हम अपनी पूरी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भारत में हुए भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कौन कौन से? तो जो विनोबा भावे के द्वारा किए गए, तो वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता क्या है, आज के समय में भी ये कोई रेलेवेंट है या नहीं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो एक बार आप ये देख लेंगे। सबसे पहली बात तो संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये जयप्रकाश नारायण जेपी जो बिहार के थे, जेपी भी बोलते हैं इनको इन शॉर्ट में। तो इन्होंने जो आपातकाल के पूर्व जो रेलवे हड़ताल से पहले संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, इनका कहना था कि जो इंदिरा गांधी है या फिर जो कांग्रेस पार्टी है वो बेसिकली क्या कर रही है, देश के ऊपर एक क्रूर शासन कर रही है, और वो क्रूर शासन की वजह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि भाई देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चल रही, उन सारी व्यवस्थाएं लाने के लिए हमें क्या होगा, देश के अंदर एक समानता का भाव उत्पन्न कराना होगा। और इसीलिए इन्होंने रेलवे हड़ताल से पूर्व संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान करवाया था।
अब अगला क्या है, ग्रीन पीस आंदोलन जो है वो क्या है, इसकी प्रमुख उपलब्धियों को बताइए। तो ये ग्रीन पीस आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर से आपसे पूछा जाता है पेपर में ये, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन पीस आंदोलन आखिर है क्या। साइलेंट वैली आंदोलन आप लोगों को बता दें, इसी के आगे आएगा ये ग्रीन पीस आंदोलन, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 1960 के दशक में अमेरिका में हुए नागरिक आंदोलन कौन कौन से थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नागरिक आंदोलन, देखो यहाँ पर है, नागरिकों के आंदोलन बेसिकली कौन कौन से हुए हैं। तो मूल अमेरिकी इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, इनके आंदोलन बेसिकली कैसे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो गोरे और एक काले लोगों के आपस में संघर्ष को इसमें दिखाया गया है, जिसमें ये माना गया कि अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारे यूरोपियंस थे जिन्होंने पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था। जैसे ही अमेरिका को आज़ादी मिली तो भारत वहाँ पर अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था, और वो ऐसे लोग थे जो अब अपने उस क्षेत्र को छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए ऐसे लोग जो गोरे थे उन्होंने पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाओं पर अपना कंट्रोल कर रखा था, और काले लोगों से वहाँ पर जो है दुर्गम व्यवहार किया जाता था। इन इस व्यवहार से निपटने के लिए ही वहाँ पर जो जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, वहां पर आंदोलन किया। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इसका आंदोलन का मुख्य आधार यही था। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 1950 के दशक में अमेरिकी मूल निवासियों का जो जीवन का मुख्य आधार था वो क्या था, आत्मसत्ता सहायता प्रदान करने के उद्देश्य था। ये बेसिकली प्रत्येक संपत्ति खोने और शहरों में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही थी, इसके खिलाफ में ये आंदोलन करा गया था। अमेरिका की एक आयोग ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के मूल जो है वो गरीबी और जो है वंचन आम थे, यानी ज़्यादातर लोग वहाँ पर गरीब थे। और 1960 के दशक में अमेरिका के मूल नागरिकों ने वहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया था, और बेसिकली ये रंगभेद के खिलाफ ही था। सभी को ध्यान रखना है ये वाला आंदोलन। शराबबंदी आंदोलन कौन कौन से, इस पे जो कुमारप्पा और गांधी के विचार कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। कुमारप्पा और गांधी के विचार, तो ये मैंने आप सभी के लिए स्पेशली अंडरलाइन भी कर रखा है, तो आप यहाँ से इसको पूरी तरीके से कर सकते हो। यहाँ से पहली बात तो गांधी के विचार, तो गांधी जी ने क्या कहा इस पे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें गांधी जी ने कहा है कि भाई मादक एक ऐसी नशीली या एक ऐसा क्या है, एक खराब चीज है जिसने पूरे विश्व में क्या कर रखा है, तबाही मचा रखी है। गांधी जी का कहना था, गांधी के लिए मदिरा जो है वो केवल बुराई की तुलना या रोगों को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसने बताया है कि भाई जो भी मदिरा पान करता है, जो मदिरा पान की चोरी करने के लिए करता है, उसको वैश्य वृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानते हैं। कहते हैं कि ये उससे भी गलत काम होता है। गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारे साम्राज्य में ऐसे शासक रहे जिन्होंने अपने साम्राज्य जो है वो खो दिए। उसका रीजन क्या है, शराब की लत। इसका एग्जाम्पल उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन में कहा कि बहुत सारे शासक वहाँ के ऐसे थे जो शराब की लत में रहते थे, जिस वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता गया, रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। वो कहते हैं कि शराब केवल और केवल व्यक्ति की सोचने की क्षमता को नहीं, बल्कि उसकी बलवंता यानी जो उसकी ताकत है, शारीरिक कौशल, उसको भी खत्म करता है। देशभक्त की भावना त्याग देता है। जब लोगों को नशीले पदार्थ की चीज़ें नहीं मिलती तो वो क्राइम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए, और इसमें बताया गया है कि शराब और ड्रग जो है वो नैतिक दुर्बलता, हमें नैतिक रूप से दुर्बल बना देती है। इन आदतों का जो भी शिकार होता है वो उनके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। जिनकी महिलाओं के पति शराब पीते हैं वो घर में जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होती है। इसके अलावा मदिरा जो है वो एक, इन्होंने शैतान के रूप में मदिरा को कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई एक ऐसा शैतान है जो ना केवल शराब धन दौलत चुराता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। गांधी जी कहते हैं कि अ, शराब एक ऐसी चीज है, जब व्यक्ति पीता है उसको तो उसके बाद उसके अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता। उसके
वो क्या कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद में उसे जब इस बात का एहसास होता है तो उसे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। लेकिन जब तक वो इस चीज़ को समझ पाए उससे पहले ही वो उस तरीके से पूरी तरीके से उसकी आदी हो जाता है, लत हो जाता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि उसको फिर वो समय समय पर चीज़ चाहिए ही होती है। इसीलिए गांधी जी ने अफ्रीका, ब्रिटेन और अन्य देशों में शराब के भयंकर अनुभवों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि भैया वहाँ पर कैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डिक्लाइन हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे राजकुमार या धनी पुरुष हैं जो फॉर एग्जाम्पल कई सारे मजदूरों को क्या करता है, शराब की लत लगवा कर उनसे अधिक से अधिक कार्य करते हैं। गांधी जी ने जो है नशाखोरों से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के कारण बताया है कि मदिरा का घोर विरोध किया है। और उन्होंने मदिरा को शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल खराब ही है। ये कहते हैं कि मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत में जो है तानाशाह नियुक्त कर दिया जाए तो सबसे पहला कार्य मैं ये करूँगा कि मैं सभी मदिरा पान की दुकानों को क्षतिपूर्ण बंद करवा दूंगा, यानी तोड़ दूंगा, बंद करवा दूंगा, है ना। सभी ताड़ी जो है खजूर को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ताड़ी से भी नशा होता है। और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि जितना भी माध्य है, माध्य का मतलब नशीली पदार्थ, उन सभी के लिए एक लाइसेंस व्यवस्था करूंगा, ताकि डॉक्टरों के हिसाब से जब उसको एक खुराक के हिसाब से अगर किसी के लिए फायदेमंद है तो उसको दी जाए, और बाकी जो ड्रग है या बाकी जो अन्य नशीले पदार्थ है उनको तो पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे। ये बात ये कहते हैं, गांधी जी का ये कहना था। देखो मदिरा पान से बहुत सारी चीज़ें के लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मदिरा की वजह से अगर हम देखें राजस्व की हानि होती है। राजस्व की हानि का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अधिकतम पैसा जो है मदिरा पे ही क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। और इससे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में इसे कच्ची शराब बना रहा है, तो जो लोग कच्ची शराब बनाते हैं जो बिगर लाइसेंस के होते हैं तो उससे सरकार को टैक्स नहीं मिलता, लेकिन समाज के अधिकतर लोग उसका शिकार होते आ रहे हैं। इससे देश का भविष्य भी जो है वो खतरे में आ सकता है। लेकिन हमने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ और कहानी देखी थी कि कई लोग कह रहे थे कि इसी ने ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संभाल रखी है। तो ये तो गांधी जी के कुछ विचार है। अब हम इसमें कुमारप्पा की बात करें तो नीचे है कुमारप्पा। तो भाई जो है क्या कहते हैं, भारत रत्न कुमारप्पा जो है वो गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रबल समर्थक थे। कुमारप्पा ने भी मादक पदार्थ से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता संग्राम की समस्या के रूप में दिया है। वो कहते हैं कि विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो भारत में मादक पदार्थ जो है वो गरीबी की हित की सोचा, गरीबों के लिए सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो गरीब होते हैं वो गरीबी के कारण, है ना, गरीबी के कारण कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन लेकिन भारत के अंदर लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती है। लोग इतने साक्षर नहीं है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब तक उनको उस चीज़ की लत लग जाती है तो वो उससे पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, जुड़े ही रह जाते हैं। इसीलिए आप सभी को याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं और आश्रित लोग हैं जिन्हें समाज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम कमाते हैं, उनकी आय उनके परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नशाखोरी की आदत में चले जाते हैं और इसके बाद में उसका शरीर, परिवार सब कुछ चला जाता है उसके अंदर ही। आपको याद रखना है, इन्होंने एक बात ये भी कही है कि जब शराब खुले बाजार में बेची जाती है तो शराब का आदी कोई नहीं होता, लेकिन जब वह आकर्षक होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जैसे उस पर अच्छा लेवल लगा देगा, ब्रांडिंग कर दी जाएगी और साथ ही साथ में उसको पीने के बाद में उस तरीके से लोगों को दिखाया जाता है कि उसको पीने का खुद मजा आता है, ये है वो है, तो लोग बाग धीरे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहली बात, जितना शराब पीने वाले जिम्मेदार हैं उतना ज़्यादा शराब पिलाने वाले भी हैं। कुमारप्पा का कहना था कि भाई ऐसे लोग जो शराब पीते हैं और जो शराब पिलाते हैं, तो दोनों दोनों तरह के लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये शराब जो है ना केवल उनके लिए बल्कि उनकी पूरी सोसाइटी के लिए भी क्या है, एक नुकसानदायक ही है। आप सभी को याद रखना है। मारप्पा का कहना है कि माद जैसे निषेधक पदार्थ जो है वो कानून जनसाधारण सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। यानी बेसिकली अगर हम उस पर कितने भी कानून बना दें, लेकिन जब तक जनता पब्लिक खुद सपोर्ट नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फायदा नहीं होगा। माद निषेध जो है तब तक जो है अल्पित नियम रहेगी जब तक लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते। यानी लोगों को खुद इसके बारे में जो है काम करना पड़ेगा। बाकी गांधी जी की बात थी कि भैया ये क्या है कि हमारी अनैतिकता, अपराध, पारिवारिक झगड़े, है ना, और ये सब प्रॉब्लम्स को जो गांधी जी कह रहे थे, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ये भी उजागर कहते हैं कि ये सारी
प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गांधी जी की तरह ये भी कहते हैं कि लाइसेंस के हिसाब से ही शराब बिकने का, या मादक पदार्थ जितने भी हैं उनको लाइसेंस के हिसाब से बेचने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चिपको मूवमेंट क्या है? तो चिपको मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो चिपको मूवमेंट है ये कहाँ पर? उत्तराखंड है। कहाँ पर? उत्तराखंड। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में वनों को सुरक्षा देने के लिए ये क्या किया गया था? ये आंदोलन किया गया था। और ये इसका जो आरंभ है, इसका जो बेसिकली आरंभ है 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना। इसके साथ इस आंदोलन की जो शुरुआत है आप सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चिपको आंदोलन भारत का पहला आंदोलन है। ऐसा नहीं है। भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहले आंदोलन हुए हैं, जैसे विश्नोई आंदोलन है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। हालांकि चिपको आंदोलन पर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चिपको आंदोलन क्या है कि इसमें स्थानीय लोगों या स्थानीय महिलाएं जो थी उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए, उनको बचाने के लिए आलंगित किया था। आलंगित करने का मतलब उन्हें गले लगाया था और उसके बाद वो पेड़ों को इस तरीके से काटने से क्या कर रही थी? रोक रहे थे। इसके अलावा प्राकृतिक जनजीवन के लिए उन्होंने बताया कि पेड़ जो है हमारे लिए क्यों उपयोगी है। उन्होंने बताया कि पेड़ ना केवल हमारे जीविका के स्रोत है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है। ये पारिस्थितिक अपनी पृष्ठभूमि को बताया गया है। 1970 के दशक में बहुत जगह पर बाढ़ आए और बाढ़ आने के बाद में फॉर एग्जांपल वहाँ पे जीविका के सोर्स ज़्यादा नहीं रहे, तो स्थानीय लोग क्या करते थे? जंगलों से क्या करते थे कि जो लकड़ी हो गई या जंगलों से और चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद में उसे ले जाया करते थे। जैसे ये चित्र आप सभी को मैं बेसिकली, ये विश्नोई आंदोलन के बारे में, एक विश्नोई संप्रदाय था जिसने खेजड़ी नामक वृक्ष को बचाने के लिए अपनी पूरी के पूरे जान तक दे दी थी। ये बेसिकली यहाँ पर हम यही चीज़, इस चीज़ को नोट करने की कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, कि ये भारत का पहला आंदोलन नहीं था। ये सन 1700 से भी पहले से आंदोलन चला आ रहा था। ध्यान रखना है कि भारत के अंदर चिपको आंदोलन पहला आंदोलन नहीं था। और बेसिकली वो चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर, पेड़ों से चिपक कर क्या किया था? जंगल की रक्षा करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। उन लोगों ने बेसिकली ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में चमोली जिले है, वहाँ पर है। और ये बेसिकली जो अंगू के पेड़ हैं, अंगू के वृक्ष हैं, ये उनसे चिपकी थी। आखिर हुआ क्या था? कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रामीण इलाके के जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने पेड़ों को आलंगित किया। लेकिन पेड़ों को आलंगित क्यों किया? अब आप ये सोचोगे, और क्यों बचा रहे थे ये? बेसिकली जब वहाँ रहते थे तो वन विभाग ने स्थानीय लोगों को जंगलों में घुसने से मना कर दिया, कह दिया कि आप जंगलों को नुकसान पहुंचाते हो, आप जंगल नहीं ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते और वृक्षों को आप नहीं काट सकते, क्योंकि स्थानीय लोग जो है अपने ऐसे कुल्हाड़ी देख रहे हो आप, कुल्हाड़ी के अंदर ये जो हैंडल लगा है पूरा का पूरा ये लकड़ी का होता है। ऐसे ही अपने कुछ जो औजार थे उनके उपकरण के लिए लकड़ी काटने गए थे, लेकिन इनको मना कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में हमने देखा, कुछ ही दिनों बाद वहां पर क्या हुआ, जैसे इसमें बताया गया है कि बैलों का जो जुआ होता है, हल वगैरह होता है, वो लकड़ी का ही होता है। वो अंगू के पेड़ को काटने गए, लेकिन स्थानीय लोगों को मना कर दिया गया। लेकिन आगे चल के क्या देखा कि एक स्पोर्ट्स कंपनी थी, है ना, उसको बेसिकली क्या किया गया, कई किलोमीटर तक पेड़ काटने की इजाज़त दे दी और स्थानीय लोग जो है पेड़ छू भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे साथ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भैया जो स्पोर्ट्स कंपनी थी, जो क्रिकेट बैट, बैडमिंटन ऐसे या फिर जो टेबल टेनिस की लकड़ियाँ होती, इन सब चीज़ों के उपकरण बनाते थे, उनको मना कर दिया कि भैया अब हम पेड़ कटने नहीं देंगे। वो पेड़ों को आलंगित कर कर पेड़ों को कटने से बचा रही थी। और बेसिकली चिपको आंदोलन जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में था आप सभी को। और साथ ही साथ में इसके अंदर कई सारे लोगों ने मुख्य मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें से चंदी प्रसाद भट्ट जो है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी उन्होंने। इसमें आप देखोगे ये तो इंट्रो था, और जैसे ये जो है जंगल था उस इलाके में, जैसे चंदी प्रसाद भट्ट हो गई या फिर आप सभी का और भी मई मुख्य मुख्य महिलाएं थी जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा चिपको आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? इसकी प्रमुख मांगों में ये था कि ये महिलाएं चाहती थी कि भैया जो ठेकेदार हैं वो कम से कम मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कर दें। इसके अलावा जो छोटे स्थानीय लोग हैंगे वो लोग जंगलों के अंदर प्रवेश कर सके और साथ ही साथ में अपनी जो भी जीविका, जैसे लकड़ी चुनना या फिर अपनी जीविका के जो जो स्रोत हैं वो उन पे पहले परंपरागत जैसे अधिकार हुआ करते थे वैसे ही उनके ऊपर अधिकार हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे ठेकेदारों ने शराबखोरी के
कुछ वो नारे के थे, जैसे फॉर एग्जांपल मजदूरों को शराब की लत लगवा दी थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे, इससे महिलाओं के घरों में बहुत हिंसाएं बढ़ती थी। तो महिलाएं ने क्या किया था, इसके खिलाफ भी अपना एक मोर्चा खोला था। तो आपको ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए ये है, आपसे पूछा गया है कि भाई वैश्वीकरण और चिपको आंदोलन पे एक निबंध लिखना है आपको। इसमें वैश्वीकरण क्या है और चिपको आंदोलन पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। आंदोलन यानी किसान आंदोलन को इसको इसने किस प्रकार से क्या किया है, प्रभावित किया है। चिपको आंदोलन ने किसान आंदोलन को किस प्रकार से क्या किया है, प्रभावित किया है। तो आप फॉर एग्जांपल वैश्वीकरण के कारण किसान आंदोलन की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि विदेशों से बहुत ज़्यादा ऐसे हमें ये सूचनाएं देखने को मिलती है कि विदेशी देश जो है वो अपने किसानों की, मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी का कार्य करती है, लेकिन भारत जैसे देश में सरकार के द्वारा सब्सिडी का कोई कार्य नहीं किया जाता। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, सब्सिडी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान जो है वो अगर खेतों में 50 रुपये खर्च करता है तो 50 के 50 रुपये विकसित देशों में सरकार उसको देती है, ताकि वो व्यक्ति क्या ना करे, वो व्यक्ति कृषि करना ना छोड़े। लेकिन भारत जैसे देश में 20% दी जाती है। अगर 100 रुपये किसान खर्च करता है तो उसे 20 रुपये भी नहीं मिलती ढंग से। और जब वो बाजार में अपना सामान बेचने के लिए जाता है तो जो होता है उसके सामानों की सस्ते से सस्ती कीमत लगाई जाती है और उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता जितनी वो मेहनत करता है। इसीलिए भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन लोग बाग जो है कृषि करना छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अंदर किसान के जो आंदोलन है उसकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा वैश्वीकरण के थ्रू हमने देखा है बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आई है, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं या कृषि उपकरण आ रही है, बीज आ रही है, खाद आ रही है। तो इससे हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य संबंधित नुकसान हो रहा है ना। तो इसकी वजह से या लोगों के अंदर बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आने के कारण। तो इस वजह से हमने देखा है कि भाई वैश्वीकरण के दौर में किसानों के आंदोलन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया है कि आपको ऐसा लगता है कि जो जलाधिकार भारत एक मौलिक अधिकार होता है। जलाधिकार का मतलब सिंपल सा ही होता है कि जो जल का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, यानी हर किसी के लिए अधिकार होता है। जलाधिकार का मतलब है एक मौलिक अधिकार का मतलब है एक मौलिक अधिकार के रूप में। तो ये बेसिकली आपको इस वाले यूनिट में मिलेगा, जल संरक्षण आंदोलन में आपको इसके अंदर मिलेगा। ये देखो ये रहा, जल जल एक मौलिक अधिकार, बेसिकली यही वाला है। इसके अंदर देखोगे कि इसमें बताया गया है कि भाई भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे उन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो जैसे हमें एक स्वच्छ जीवन जीने का हमारा एक अधिकार रहेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, वो हमारे कल्याण के लिए कार्य करेगी। साथ ही साथ में जैसे स्वच्छ वातावरण जो है ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है और हमको जिसमें कहा गया कि सरकार इसके लिए काम करेगी। तो भारत के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि सरकार ने क्या कर रखा है, वृक्षों को, वातावरण सही रहे इसीलिए वृक्षों को संरक्षित करने की भी नीति अपनाई है। आपने सड़कों पर, पार्कों में, पेड़ों पे ऊपर देखा होगा आपने कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो उसके थ्रू जब भी गवर्नमेंट की काउंटिंग होती है तो उसके अनुसार हमारे यहाँ पर वृक्षों की संख्या कितनी, डेंसिटी कितनी है वृक्षों की, तो उसका निर्धारण एक तो उससे होता है। दूसरा, हमारे पर्यावरण के अंदर इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में, मौसम चक्र को बनाए रखने में पर्यावरण की जो मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा आप सभी को पता है जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है बढ़ने की जगह घट रही है। इसीलिए सरकार के द्वारा कई सारे बांध परियोजनाएं लेकर आई जा रही है, ताकि ऐसे इलाके जो सूखे संबंधित इलाके हैं या फिर जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर जल की समस्याएं हैं, तो ऐसे ऐसे इलाकों में भी जल को क्या किया जा सके, उपलब्ध करवाया जा सके। क्योंकि भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है उन बढ़ती जनसंख्या में जल की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है आज के समय में। तो ये वाला आप सभी को कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोलैंड में हुए एकजुटता आंदोलन के बारे में बताना है। तो इसके अंदर आप सभी को ये लास्ट यूनिट के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको वहां से भी करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम। तो नर्मदा आंदोलन जो है बेसिकली ये कहाँ पर, किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर, तो गुजरात से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। और ये आंदोलन बेसिकली पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए था, साथ ही साथ में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर का बांध बन रहा था उसके विरोध के लिए भी था, जिसमें ये बात कही गई थी कि भाई 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। जो नर्मदा नदी है इसका जल जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना, इन राज्यों को बेसिकली मिलता है। और बेसिकली ये बांध बनाने का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ऐसे स्थानीय लोग थे उन सभी को वो स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बांध से जुड़े हुए कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे सामने, कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि बांध परियोजना हम लोगों के लिए एक मुख्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके अंदर तो बहुत सारे स्थानीय लोगों को क्या कर रहा था, इस स्थान को छोड़कर जाना था। इसके लिए अब भाई कोर्ट में एक केस भी इसकी वजह से फायर हो गया। अब इस पर काफ़ी लंबी लंबी विवादें हुई, क्योंकि नदी जल बंटवारे से संबंधित है और ऊपर से गुजरात के अंदर ही बांध बनना थे ज़्यादातर। तो ज़्यादातर गुजरात में बांध बनने के कारण जो है राजस्थान के कुछ इलाके थे जहाँ पर हो सकता है कि जल ना पहुँचे, इसीलिए बेसिकली इस नदी पर जो है कितने बांध बनने थे, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें हज़ारों से भी अधिक बांध बनने थे। लेकिन जो मुख्य रूप से दो बांध थे, सरदार सरोवर बांध, एक तो ये बांध गुजरात में बनता और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनना था। मध्यम स्तर के भी बांध बनने थे और इससे कई सारे लोगों की नई जीविका को भी बढ़ावा मिल सकता था। लेकिन स्थानीय लोगों को अपने ज़मीनों को छोड़ के जाना पड़ता, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। मैंने सरदार सरोवर परियोजना जो है, इस आंदोलन को मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इसके अलावा भूदान आंदोलन है जो है, इसकी क्या प्रमुख विफलता है, इसकी विफलता के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड ये भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बांध निर्माण पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन बांध निर्माण वाला क्या है पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज के ज़माने में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है, वैश्विक ताप बढ़ रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैव विविधता संकट में आ रही है, साथ ही साथ में पृथ्वी का जो मौसम चक्र है वो पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप सभी के लिए अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो। इसके बाद में टेहरी बांध आंदोलन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था, टेहरी बांध आंदोलन, ध्यान रखना है आप सभी को। और ये टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है, इस वजह से एशिया का सबसे बड़ा बांध में से एक है। इसकी लंबाई बताई गई है, तो ये लंबाई आप नोट कर लोगे। इसके बाद में टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है और इस बांध का उद्देश्य ये है कि भाई विद्युत जो है प्रोड्यूस किया जा सके, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, बेसिकली इसका यही उद्देश्य है। और यहाँ पर टेहरी बांध जो है बनाने में काफ़ी समय लगा, यहाँ पर क्या लगा, काफ़ी समय लगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे था और साथ ही साथ में जन आंदोलन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, इस वजह से कई बार इस कार्य को क्या करना पड़ा था, रोकना पड़ा। अभी टेहरी बांध आंदोलन जो है, इसके बेसिक टेहरी बांध के उद्देश्य क्या थे, तो भाई हर देश विकास चाहती है और विकास के नाम पर यहाँ पर जो है सरकार जो है वो क्या कर सकती है जनता के लिए, इस जल है। अब ये जल, भाई हम बिजली कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी ज़्यादा परमाणु की क्षमता तो है नहीं और ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो जल का पानी जो डैम में सुरक्षित किया जाता है, जल का पानी जो डैम में क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उन जल के पानी से ही हम क्या करें, जो पानी है बांध का पानी है, उस पानी से हम क्या करेंगे, बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली सरकार इस मकसद के ऊपर काम करती है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई, और साथ ही साथ में जो है जल है, जल को स्थानीय, जैसे पहाड़ी लोग इलाकों में आप सभी को बताया, बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जल पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये ऐसे इलाकों में जल की उपलब्धता को भी क्या करेंगे, पहुँचा सके। अब लोग विरोध क्यों कर रहे थे, तो लोगों ने कई सारे कारणों से विरोध किया। तो भाई लोगों का कहना था कि ये जो है पहाड़ों को काट कर बनाई गई जो परियोजना है, कल को हमारे स्थानीय इलाकों में बाढ़ का कारण बन सकती है, क्योंकि जब बांध टूटेंगे, क्योंकि कल को बहुत सारे इलाके ऐसे हो जाएंगे जो जलमग्न हो जाएंगे और वो डूब जाएंगे उसके वजह से। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को अपनी जगहों को विस्थापित होना पड़ता, यानी उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता, बहुत से लोगों को क्या करना पड़ता, उस जगह पर छोड़कर जाना पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर उनके हो सकता है कुछ परंपरागत उनके कुछ कार्य थे, उन कार्यों को छोड़कर उनको जाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर कुछ सुधार के लिए उनके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए। पर्यावरण का क्या क्या आधार था इसके अंदर ये बताए गए। अब पुनर्वास की समस्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 112 गाँवों को वहाँ पर से छोड़ के जाना। 112 गाँव, कम से कम एक गाँव में मेरे हिसाब से 100 लोग तो रहते होंगे। अब 100 के हिसाब से आप अनुमान लगाओगे तो लगभग 11,200, कितने, 11,200 लोगों को क्या करना पड़ता, भाई वो स्थान जो थे वो छोड़कर जाना पड़ता है। इस वजह से हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप सभी के लिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अलावा आपके दृष्टिकोण में पारिस्थितिक तंत्र की क्या समस्या है। पारिस्थितिक तंत्र की समस्या बेसिकली इसके अंदर हम उन समस्याओं को इंक्लूड करते हैं जिससे किसी भी देश, जैसे किसी भी देश के लिए इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आप इस वाली वीडियो को देखिए और पारिस्थितिक तंत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है इसको देखिए, क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में भारत की जल नीति है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको करना है, और महिला और नागरिकों के लिए क्या क्या आंदोलन हुए ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे
तो आप इन क्वेश्चनों को पहले कर लीजिए। अपने एग्जाम में से 110% यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।